नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और बड़ी बहस में मैं हूं आपके साथ शकुन सिंह। बीकानेर से दहाड़ मोदी रहे थे लेकिन काप पाकिस्तान रहा था। प्रहार आतंकिस्तान पर था लेकिन पाकिस्तान उसमें अपनी मनहूस शक्ल को देख रहा था, क्योंकि पूरी दुनिया को अब पता है कि ये नया भारत है। घर में घुसकर ना सिर्फ मारता है बल्कि अपना पराक्रम भी दिखाता है। पाकिस्तान से लगभग 392 किलोमीटर दूर बीकानेर में नरेंद्र मोदी ने चुन चुनकर पाकिस्तान की पोल को खोला और बता दिया कि अब नेक के नेक वाली पॉलिसी को हिंदुस्तान फॉलो करेगा। अगर हमारा एक मरेगा तो फिर आतंकिस्तान के 100 मरेंगे। अगर हमारा एक जवान शहीद होगा तो फिर हम दुश्मन को नेस्तनाबूद करने का काम करेंगे, क्योंकि ये नया भारत है। पहलगाम में जब आतंकियों ने हिंदुओं का कत्लेआम किया तो फिर हिंदुस्तानियों ने 56 इंच की छाती वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा था कि प्रधानमंत्री जी, आतंकियों का अंत कब किया जाएगा, कब तक हिंदुस्तानियों का कत्लेआम सहा जाएगा। और फिर जवाब आता है 7 तारीख को। आसमान से राफेल की दहाड़, मिसाइलों की धमक और शक्ति के दम पर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। 22 तारीख का बदला महज 22 मिनट में ले लिया गया, लेकिन 22 सालों तक इस बदले को पूरी दुनिया अब याद रखेगी, क्योंकि ये नया भारत है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरी, हुंकार पाकिस्तान के खिलाफ, हुंकार आतंकिस्तान के खिलाफ, हुंकार देश के दुश्मनों के खिलाफ। हिंद के प्रधान ने कहा कि पहले पाकिस्तान पर वार किया और फिर चीन पर धुआंधार प्रहार किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जो नापाक हरकतें की, जिन हथियारों पर घमंड किया करता था, वो आज मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। पूरी दुनिया ने नए भारत की ताकत को देखा, समझा और महसूस भी किया। पीएम मोदी ने साफ तौर पर बता दिया कि अब ना तो ट्रेड पर बात होगी, ना टॉक होगी, अब सिर्फ और सिर्फ पीओके पर बात होगी। मोदी ने आगे कहा कि मेरी रगों में सिंदूर बह रहा है और ये सिंदूर महिलाओं के सम्मान का प्रतीक है, क्योंकि पूरी दुनिया ने एक चुटकी सिंदूर की कीमत को जाना, पहचाना है। इसी मुद्दे पर आज होगी चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री मोदी की ओर से क्या कुछ कहा गया। देशवासियों से कहता हूं, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में डूब डूब के पड़े हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। वो गोलियां पहलगाम में चली थी, लेकिन उन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ था।
इसके बाद हर देशवासी ने एकजुट होकर संकल्प लिया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे। आज आपके आशीर्वाद से, देश की सेना के शौर्य से हम सब उस प्रण पर खरे उतरे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री की ललकार बिल्कुल क्लियर थी, संदेश बिल्कुल साफ था और आज इसी को लेकर चर्चा होगी। उसके लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं उनका परिचय करा देती हूं। डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मेजर विराट मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। वही विदेश मामलों के जानकार JS सोढी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत है। वही डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल TP त्यागी जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर सूबेदार मेजर रिटायर्ड ऋषि दीक्षित जी भी जुड़ चुके हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत है। आज प्रधानमंत्री की ललकार बिल्कुल क्लियर थी, उनका संदेश बिल्कुल क्लियर था। सिंदूर जब बारूद बन जाता है तो पूरी दुनिया अंजाम देखती है, लेकिन इसके साथ ही क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा से जो भी संदेश देते हैं वो इशारों इशारों में बहुत कुछ कह जाते हैं। रीड बिटवीन द लाइंस, क्या कुछ संदेश रहा? मेजर विराट मिश्रा जी। देखिए शगुन जी, एक बात यहाँ पे फौरी तौर पे मैं कहना चाहूंगा कि ये जो मोदी जी ने संबोधन किया बीकानेर में, ये बहुत ही तीखे और निर्णायक बयान थे। और इनको जिन ऑडियंस को इन्होंने एड्रेस किया है वो 3 ऑडियंस हैं। एक तो देश की जनता जो बेसब्री से मोदी जी को सुनना चाहती है, पहला। दूसरा, पाकिस्तान, उनकी सरपरस्त सरकार जो आतंकियों को प्रश्रय देती है। और तीसरा, इंटरनेशनल कम्युनिटी जो कि पाकिस्तान और भारत के बीच में बहुत बार मध्यस्थता की बातें करती है, खासतौर से अमेरिका। इस तरीके के देशों को भी एक बहुत क्लियर कट संदेश था कि नसों में लहू नहीं गरम सिंदूर है, यानी कि हम लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हमको जो बदला लेना था हमने ले लिया है। ये आतंकियों के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई थी जिसको हमने अपनी पूरी शिद्दत से, पिछले जो हमले हुए थे 3.5-4 दिन के, उनमें हमने पूरी शिद्दत से वो कार्रवाई करी और हम आगे भी इसी तरीके की कार्रवाई करते रहेंगे। ना व्यापार होगा, ना क्रिकेट खेला जाएगा और ना ही कोई बातचीत होगी। इस तरीके की बातचीत से मोदी जी ने ये दिखा दिया है पूरी दुनिया को कि हम निर्णायक तौर पे अपने जो डिसीजंस हैं, जो अपने क्षमता है, उसका प्रदर्शन करने को तैयार हैं। और भारत हार मानने वाला नहीं, पीछे हटने वाला नहीं। अपने निर्दोषों की, अपने निर्दोष लोगों की हत्या करने को वो सहेगा नहीं। जी निश्चित तौर पर यहाँ पर लेकिन देखना भी ये होगा कि पाकिस्तान जो हमेशा से, उसको कितनी भी चेतावनी दे दी जाए, लेकिन कहते हैं ना कुछ लोग सुधरते नहीं हैं। उनको जब तक कड़ा संदेश बिल्कुल ना दिया जाए, उनके ऊपर करारा प्रहार ना किया जाए, तब तक वो सीधे नहीं होते हैं। वही विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ JS सोढी जी भी जुड़े हुए हैं। मैं सीधा उनका रुख करूंगी। JS सोढी जी, पाकिस्तान को कितनी चेतावनी दी जाए? पाकिस्तान को हर बार कड़ा संदेश दिया जाता है और आज भी उसको क्लियर हो गया होगा कि ये बदला हुआ भारत है, ये विकसित भारत है, ये चुप बैठने वाला नहीं है। वो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान में हम तस्वीरें देखते हैं विक्ट्री परेड। किस बात की विक्ट्री परेड वहां पर? चूंकि आज भी उसको संदेश तो क्लियर ही है। जय हिंद शगुन जी। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। 78 साल हो गए पाकिस्तान को एक नए देश में उभरे और 78 साल हो गए हमारी आजादी को। इन 78 साल में भारत ने 4 जंगें की पाकिस्तान के साथ। हमने 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। पिछले 45 साल से पाकिस्तान लगातार भारत में आतंकवाद को समर्थन कर रहा है। पहले पंजाब में 15 साल और अब 36 साल से ज्यादा जम्मू कश्मीर में। क्या पाकिस्तान सुधरेगा? बिल्कुल नहीं सुधरेगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो बुनियाद है वो 2 चीजों पे है, भारत विरोधी और हिंदू धर्म विरोधी। और जब तक पाकिस्तान एक देश के तौर पे रहेगा, वो भारत में अस्थिरता, अशांति फैलाता रहेगा किसी ना किसी प्रकार से। आज जो प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन था बीकानेर में, वो पाकिस्तान के लिए बड़ा साफ और स्पष्ट संदेश था। लेकिन पाकिस्तान सुधरेगा नहीं। हम देखेंगे कुछ समय बाद फिर पाकिस्तान कोई ना कोई आतंकवादी हमला करवाएगा भारत में। लेकिन इस बारी भारत फौरन
हमने इस बार तो 14 दिन लगा दिया जवाब देने में, लेकिन अगली बार पाकिस्तान जो हरकत करेगा वो हम कुछ घंटों के अंदर जवाब देंगे, क्योंकि ये अब भारत का नया नॉर्मल है। अब भारत वो करेगा जो इजराइल पिछले 75 सालों से करता आया है। गाजा पट्टी या वेस्ट बैंक से कोई भी आतंकवादी हमला होता है, इजराइल दुनिया की परवाह नहीं करता, इजराइल संयुक्त राष्ट्र की चिंता नहीं करता, वो ताबड़तोड़ हमले इमीडिएटली कर देता है। यही चीज भारत करेगा। और मैं 1 मिनट चाहूंगा, आपके दर्शक जानना चाहते होंगे पाकिस्तान क्यों नहीं सुधरेगा इतनी मार के बाद भी, 2 देशों में टूटने के बाद भी। इसका मैं 1 मिनट में जवाब देना चाहूंगा। पाकिस्तान का जब स्कूल का बच्चा अपनी स्कूलिंग शुरू करता है और वो नर्सरी क्लास में जाता है, तो उसे उर्दू भाषा सिखाई जाती है, जो कि अलफ बे पे ते लफ्ज होते हैं, जैसे इंग्लिश में ABCD होते हैं। जब जा शब्द आता है, यानी अंग्रेजी का Z, तो उसके आगे लिखा होता है जालिम। उसके आगे एक सिख आदमी, सरदार आदमी की फोटो होती है जिसने पगड़ी पहनी है, उसकी लंबी दाढ़ी है। जब डा शब्द सिखाया जाता है, जो कि इंग्लिश का शब्द डी होता है, उसके आगे डाकू लिखा होता है। उसके आगे एक हिंदू की फोटो होती है जिसने लुंगी पहनी है और सर पे उसके चोटी है। और नर्सरी के बच्चों को भारत का मैप दिया जाता है और बोला जाता है कि पैर के नीचे इस मैप को कुचलो। तो जब ये पाकिस्तानी बच्चा बड़ा बनता है, उसके अंदर इतना जहर आ गया होता है भारत विरोधी, हिंदू धर्म विरोधी, सिख धर्म विरोधी, कि वो सिर्फ नफरत की भावना से ही काम करता है। और यही कारण है आज पाकिस्तान की जो पूरी आवाम है वो पूरी तरह से भारत विरोधी है, हिंदू धर्म विरोधी है, सिख धर्म विरोधी है। अब भारत अमन की आशा की बात नहीं करेगा, अब भारत ब्रह्मोस की भाषा समझाएगा पाकिस्तान। निश्चित तौर पर यहां पर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाएगा और इस बार समय नहीं लिया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का जिक्र करते हुए आए हैं कि हमने सेनाओं को खुली छूट दे रखी है। रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी जी, मैं आपका यहां पर रुक करूंगी। पाकिस्तान हमेशा से एक ढाल ढूंढता आया है। जब भी प्रधानमंत्री ने कोई भी बयान दिया है तो उनका संदेश होता है उसके अंदर। इशारों इशारों में प्रधानमंत्री इतनी बातें कह जाते हैं कि पाकिस्तान थरथराने के लिए, कांपने के लिए काफी हो सकता है उसके लिए। लेकिन पाकिस्तान चूंकि हर बार से एक नॉन स्टेट एक्टर की बयान को ढूंढता हुआ है अपनी ढाल बनाने के लिए, प्रहार करने के लिए, लेकिन इस बार तो संदेश उसको इशारों इशारों में मिला है और सख्त संदेश मिला है। यानी कि इस बार पाकिस्तान के पास तो कोई ढाल बची ही नहीं है। देखिए, लातों से भूत भी भागते हैं जी। तो ये मैं समझता हूँ कि गलती हमारी रही कि 1971 में जब हम वार जीत गए थे, 2 टुकड़े कर दिए थे, उसके बाद जल्दी से सीज फायर कर दिया। अगर 2-4 दिन और रुक जाते तो इस सांप का जो बचा कुचा फन है वो भी खत्म हो जाता। वेस्टर्न फ्रंट पर जहां मैं पोस्टेड था, वहां हमारे सिपाही चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि कुछ दिन और तो चलने देते इस बलिदानी दौर को और लगे हाथ निमटा ही देते पिंडी और लाहौर को। ऐसे ही हमने 26/11 के बाद भी यही सोचते रहे कि उसके पास न्यूक्लियर बम है। उसके बाद कई हमले हुए। एक जो जिस बस में श्रद्धालु जा रहे थे वो भी एक किस्म से टूरिस्ट थे, उनको भी आप पहलगाम जैसा ही समझिए। उसके बाद भी हम चुप रहे। खैर, अब उसके ऊपर एक्शन लिया गया पहलगाम में, लेकिन ये एक्शन तब कंप्लीट माना जाएगा जब उसको इतनी मार पड़ेगी कि वो उठ ना सके। अब वो उठ ना सके और इतनी मार पड़ेगी, ये संदेश आज प्राइम मिनिस्टर ने कैसे दिया? वैसे तो प्राइम मिनिस्टर ने जो एड्रेस दिया था नेशन को, उसमें वही बातें कही थी जो आज कही है, सिर्फ शब्दों का फर्क है। लेकिन एक शब्द ऐसा है जिसे हम इन बिटवीन द लाइन पढ़ रहे हैं, और वो शब्द ऐसा है कि मेरी धमनियों में अब खून नहीं, लाल या गरम सिंदूर बह रहा है। यानी कि स्टॉप नहीं हुआ है मामला। और ये बात उसके साथ कोऑर्डिनेट होती है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, इसकी एक्सपायरी डेट बताई नहीं गई है, फौजों को वापस बुलाया नहीं गया है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स अलर्ट पर है। इसका मतलब ये कि पाकिस्तान छोटी भी गलती करेगा तो उसका बड़ा जवाब देंगे। जो उन्होंने ये बात कह के कहा था कि गोली आएगी तो गोला जाएगा, यानी कि जो न्यूटन का लॉ है ना कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। नो सर, अब इक्वल नहीं होगा, नाउ इट विल बी मैसिव एंड अपोजिट रिएक्शन। ये भी बता दिया। और ये भी बता दिया कि जो ये हमारे जो सेना के अधिकारी हैं, उन्होंने बता दिया कि हर युद्ध पहले वाले युद्ध से नया होता है,
इस युद्ध में बहुत सारे हथियार ऐसे थे जो आम जनता को पता ही नहीं थे कि हमारे पास है। आगे आगे उसमें क्या और जो पुराने हथियार थे उनको इस्तेमाल किया गया, जो एक किस्म के एंटी एयरक्राफ्ट गन जो उसमें जाने लायक थे डस्टबिन में। तो ये खूबी फौज ने दिखाई। अब फाइनली बात ये है कि पाकिस्तान तब तक बाज नहीं आएगा जब तक उसके ऊपर एक और डिसाइसिव अटैक नहीं किया जाएगा, और डिसाइसिव अटैक से वो डरे हुए हैं। और जब मिलिट्री स्ट्रेटजी कहती है कि जब दुश्मन डरा हुआ हो और कमजोर हो तो उसके ऊपर तुरंत और तादाद से ज्यादा एक्शन लो ताकि विजय सुनिश्चित हो। तो मेरा तो ये कहना है कि कोई ना कोई बहाना ढूंढ के, छोटी सी भी गलती ढूंढ के इस ऑपरेशन सिंदूर को आगे बढ़ाना चाहिए। अदरवाइज दिस विल रिमेन ए नासूर फॉर ऑल टाइम्स टू कम एंड फॉर अवर कमिंग जनरेशन। क्योंकि जो मुल्ला मुनीर है वो धर्म पे लड़ रहा है साहब, वो लॉजिक या रीजन तो उनके यहाँ है ही नहीं। और वो ये कहता है हमारी सुपीरियर आइडियोलॉजी है एंड वी हैव गॉट नो कॉमन हेरिटेज एंड हिंदू एंड मुस्लिम्स आर डिफरेंट इन एवरी वे। तो ऐसी कंडीशन में, और जो बन गया फील्ड मार्शल, ऐसी और सारी ताकत आ गई उसमें, NSA हो गया उसका। तो ऐसे में ये उम्मीद करना कि आगे आने वाले समय में कुछ चेंज होगा, अगर एक्शन लेना है तो वो अब लिया जाए। आज से कुछ दिन बाद क्या मालूम है कि टर्की और चाइना ने अभी तो जो कॉस्मेटिक उसको हेल्प दी है, कल को वो ज्यादा हेल्प देना शुरू कर दे। कल को हो सकता है कि और कंट्रीज भी उसके साथ आ जाए, क्योंकि हिंदुस्तान की बढ़ती हुई पावर से पूरा पश्चिम जलने लगा है। अमेरिका को ऐसा लगने लगा है कि चाइना प्रतिद्वंदी तो है, पर आने वाले समय में जिस हिसाब से GDP हिंदुस्तान की बढ़ रही है, कल को तो मेरे लिए ये सरदर्द हो जाएगा, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए द टाइम इज नाउ, एक्शन शुड बी टेकन नाउ। The time is now and the action should be taken now. मैं यहाँ पर सूबेदार रिटायर्ड ऋषि दीक्षित जी आपको यहाँ पर रुक करूंगी। हमने तमाम तस्वीरें देखी थी जब पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ था, किस तरीके से पाकिस्तान कांप रहा था डर के मारे, और उसको बस ये था कि कहीं भारत एक ऐसा और हमला ना कर दे कि हम बिल्कुल तबाह हो जाए, हम नक्शे से ही गायब हो जाएं। लेकिन इस बात का जिक्र, और देश की जनता भी ये बार बार सवाल करती हुई आई है कि क्या हमें अभी रुक जाना चाहिए था, या फिर जो अभी एक्शन लिया गया ये कई साल पहले ले लिया गया होता तो पाकिस्तान की अभी उतनी औकात नहीं होती कि हमारे ऊपर आंख उठाकर देखता। देखिए शिव में मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको कि जो 22 तारीख के बाद की घटना हुई और जो इंडिया को उस पर एक्शन रहा 12-14 दिन के बाद में, तो वो बड़ा सोचा समझा और बड़े व्यापक तरीके से उसको एक एक्शन लिया गया। ये हमें सोचने की बात है कि आप 22 मिनट में उनके सारे जो इंस्टॉलेशंस हैं, इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं, उसको आप न्यूट्रल कर देते हैं। आतंकवादियों के ठिकाने और नर्सरी जहां पे चल रही होती है उसको आप न्यूट्रल करके बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देते हैं। तो इस तरह के प्रहार के लिए और ऐसे एक्शन के लिए पाकिस्तानी लोग और वहां की अवाम, वहां की गवर्नमेंट और वहां की सेना तैयार नहीं थी, कयास जरूर लगाया जा रहा है। तो सबसे बड़ी खूबी हम अपने देश की सेना की और पॉलिटिकल लीडरशिप की हम ये बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह से एक अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ में कि कहां से किस पोटेंसी में किसको लगा के किस चीज पे हमें हिट करना है, मतलब प्रोसीजर देखिए कि पिन पॉइंट पे अगर 10 बिल्डिंग्स बीच में है तो जो बीच की बिल्डिंग में जहां पर सारी गतिविधियां हैं और जिसको न्यूट्रल करना है वही उसी एक बिल्डिंग पे, उसी एक चैम्बर पे, उसी एक पर्टिकुलर जगह पे आपने हिट किया है और इतना डीप पेनिट्रेशन किया है कि बहुत सी मजबूत इमारतें जो उसमें चली गई। और ये एक बहुत बड़ा एक्शन था, बहुत बड़ा सबक था जिसके लिए पाकिस्तान तैयार नहीं था। अब आती बात कि पाकिस्तान है क्या। देखिए पाकिस्तान जो भी करता रहा है पिछले 70-72 सालों की जो हम इसकी बात करते हैं, तो सबसे बड़ी चीज है कि पाकिस्तान मोहरा था और उसके पीछे कौन से लोग थे ये समझने की बात है। वो आज तक वही उसी चीज को इग्नोर किया जा रहा था। तो ये जो हमला हुआ है अभी का 22 तारीख के बाद का, ये जो है 22 के हमले के बाद में हमने 7 तारीख को इस पर एक्शन शुरू किए थे। ये एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को सेट किया, इसने एक न्यू डॉक्ट्राइन बनाई गई है और यहाँ पे ये क्लियर मैसेज उन लोगों को दिया गया है इनडायरेक्टली जो पाकिस्तान को इस चीज के लिए तैयार करते थे, पल्लवित पोषित करते थे और उसको नेफेरियस रीजन से
मतलब प्रॉक्सी वार के लिए वहां पे आतंकवादियों को जो है इनकी नर्सरी तैयार की जाती थी, उनको तैयार किया जाता था और विभिन्न देशों को डिस्टेबलाइज करने के लिए वो टूल यूज किए जाते थे, तथाकथित अमेरिका के द्वारा और चाइना के द्वारा। और वही उसके बैक में थे। शायद वो बैक नहीं कर रहे होते, और अभी जैसे टर्की का नाम आ रहा है, मिस्र का नाम आ रहा है, तो वो एक जो वर्ल्ड ऑर्डर पीछे का था। तो सबसे सिग्निफिकेंट मैं इस चीज को मानता हूं कि ये इनडायरेक्ट मैसेज उन लोगों को चला गया सीधे कि आप लोग जो है जिस चीज को पल्लित पोषित कर रहे थे उसका हर्ष देखिए कि बुरे काम का बुरा नतीजा आज नहीं तो कल जरूर होगा। और वो इंडिया ने करके दिखाया है, यहाँ की लीडरशिप ने करके दिखाया है। रही बात कि अब तक के एक्शन पहले होते, ये आपकी बात से मैं सहमत हूं कि अगर यही चीजें कि हम अपना ऑर्डर बना लेते इजराइल पैटर्न पे शुरू से ही, और जब हमें मालूम है कि आप ही कर रहे हैं, खाली हम गाना गाते रहते थे कि नहीं वो आतंकवादी वहां आते हैं, अब बर्फ का सीजन खत्म हो गया, अब गर्मी का सीजन आ गया, अब इन्फिल्ट्रेशन होगा, अब वहां पे घुसपैठी आएंगे और यहाँ पे तमाशा करते जाएंगे, कत्लेआम करते जाएंगे। तो वो एक सब निंदा पर सीमित रहता था और उसके ऊपर एक इंक्वायरी टाइप में बात हो गई, कई देशों में बात हुई, कई देशों ने उसका एक रेजोल्यूशन कर दिया और वहां पे यूएनओ में निंदा हो गई, यहाँ तक सीमित रहता था। और उसके जो रिएक्शन इंटरनली हम करते थे ऑल आउट के माध्यम से, या यहाँ पे सिर्फ हम आतंकवादियों को बॉर्डर के इस पार आने के बाद एक्शन लेते थे, वो हमारे लिए बड़ा काफी होता था। क्योंकि यहाँ पे भी अभी एक चीज हमें देखनी पड़ेगी कि जो गद्दार यहाँ पे बैठे हुए हैं, जैसे आपने एपिसोड देखा जासूसी कितना बड़ा नेटवर्क फैला हुआ है, और सबसे बड़ी चीज कि बाहर का आया हुआ व्यक्ति जब तक यहाँ लोकल सपोर्ट में नहीं आएगा तो उसने अपने एनिमी और तंत्र यहाँ पे जो मॉड्यूल्स बैठा रखे हैं, स्लीपर सेल एक्टिव कर रखे हैं, अभी हमको उसके बड़ा काम करना है। अगर हम इसको यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर ले जाते हैं तो उसके बाद में उसकी इतनी हिम्मत होगी, क्योंकि अब हमने उसको मैसेज दे दिया है कि तुम मारे ही जाओगे। थोड़ा सा भी एक्शन हुआ नहीं कि अब तुम ही टारगेट पर रहोगे, ये पक्की बात समझ लीजिए। और जो इस तरह की हरकत करके एक तगड़ा मैसेज दिया गया है वर्ल्ड को कि अब आप चाहे अगर उसकी सरपरस्ती कर रहे हो अपने कारण के लिए, तो इंडिया उस नॉनसेंस को नहीं सहेगा। और हम आज की डेट में इतने मजबूत हो चुके हैं, जैसे आप देखिए हमारा सैटेलाइट सिस्टम इसरो का, उसके बाद में बीडीएल के जो हमारे आकाश सिस्टम है, और तीसरा जो ड्रोन वाली जो हमारी अपने मेक इन इंडिया की जो ये हमारा रिसर्च और डेवलपमेंट है, और इसके द्वारा हमने अपनी चीजें ताकत बढ़ाई है, वो पूरा वर्ल्ड उसमें जो है एकदम से सरप्राइज हो गया कि ये हुआ क्या है। अभी जो वहां पे हमने लास्ट में 9-10 तारीख की रात में जो अटैक किया है, उनके 3 जो मेन थे जहां सुपर सेंसिटिव एटॉमिक माध्यम के लिए उनके वहां पे जो है ये सिस्टम से जो कैरी करते थे, उनके जो आर्सनल से एटॉमिक, जब वहां पे जाके धमक दे दी गई है, तब ये जाके खुला है कि उसने कभी शायद ये एटॉमिक टेस्ट एक दुनिया को छलावा देने के लिए किया था। वो एक बेस बना करके पाकिस्तान अमेरिका वहां पे जो अपना आर्सनल और उसको वहां पे सेफ रखे हुए था, और जब ये पता चला कि उधर सारा का सारा नाबूद होने वाला है और हाथ से बाहर बात निकल जाएगी, तब जाके फिर रातों रात जो भी आपने देखा और सुना और बताया लोगों को, वो चीज सामने निकल के आई कि इसको इमीडिएटली रोका कैसे जाए। तो ये सारी जो ये टर्निंग पॉइंट जो आया है वहां पे आया है, जब उनको लग गया कि हम छोड़े नहीं जाएंगे, चाहे इसके लिए हम कुछ भी करना पड़े, चाहे नेस्तनाबूद हो जाए, तो ये चीज करी गई। अच्छा, दूसरी चीज उसमें एक थी जो यहाँ के लोग उस पर ज्यादा चर्चा करते हैं कि हम किस मिशन पे चले थे। हमारा वहां पे लिमिटेड मिशन था। पीओके का जो बात हम कर रहे हैं आज से नहीं, हम 70 साल पहले से कर रहे हैं कि हमारा अभिन्न अंग है वो, तो एक पार्ट अलग है, वो इंटरनेशनल उसमें चलते हुए हमारा द्विपक्षीय मामला है वो। लेकिन उसमें कुछ लोगों ने कहा कि यही मौका है और इसी टाइम पे पहले तो वो कर लेना चाहिए था। तो देखिए ऐसा कभी भी नहीं होता है। अभी हमारा सिंगल टारगेट वो था जो 22 अप्रैल को जो घटना हुई थी, जो सिंदूर की बात वहां पे आई थी, जो सिंदूर इतना अहमियत रखता है खास करके इंडियन कम्युनिटीज के लिए, धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, और एक बड़ा पावरफुल उसका मैसेज होता है कि सिंदूर जिसकी मांग में होता है, और सिंदूर का मतलब बलिदान भी है, सिंदूर का मतलब सुहाग भी है, सौभाग्य भी है। तो जब उससे छेड़छाड़ कर दी गई, यहाँ की एक आइडियोलॉजी से छेड़छाड़ की गई थी, और वो सिंदूर जो है एक ऐसा निशान है, एक ऐसा सिंबल है इंडिया के लिए कि उसी से बड़ा मैसेज जाता है जो आज प्रधानमंत्री ने आज कहा है कि हमारी रगों में जो है वो खून नहीं बह रहा, अब सिंदूर बह रहा है। और जब सिंदूर बह रहा है तो सिंदूर जब बारूद बनता है, तो ये घटनाएं 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक की जो पाकिस्तान में है ये घटती हैं, और ये बहुत छोटी सी मिसाल है। अभी ये तो बहुत छोटा सा एक्शन हुआ है। अब उनको सबको पता चल गया है, उनके जो सपोर्टर्स हैं, जो उनको बैक में सपोर्ट कर रहे हैं, जो उनको ताकत दे रहे हैं, उन सारे लोगों की ये चीज बहुत समझ में आ गई है कि ये तो हम मुहर्रक थे और एक्सपोज हो गए हैं।
हम अपनी मिसाइलों को और अपने जो ड्रोन्स को और अपने एयरक्राफ्ट को जिसका दम भरते थे कि हम सुपीरियरिटी में है इंडिया वर्ल्ड के अंदर, वो सारा का सारा उनका भ्रम चकनाचूर हो गया है। और आज की डेट में पूरा विश्व और पूरे संसार के देश भारत के मुंह की तरफ देख रहे हैं। आपने बैकबोन सपोर्ट का जिक्र किया था कि किस तरीके से पाकिस्तान को हमेशा से पीछे से सपोर्ट मिलता है। मेजर विराट मिश्रा जी, मैं यहाँ पे आपका सर रुख करूंगी। सर ने जैसा कि जिक्र किया कि पाकिस्तान को पीछे से जो सपोर्ट मिलता है उसको भी आज संदेश मिल चुका है इनडायरेक्टली, चाहे वो चीन हो, अमेरिका हो, जिसने बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश की कि चले भैया भारत पाकिस्तान में इतना कुछ चल ही रहा है तो हम भी हाथ धो लेते हैं, कुछ अपना भी इसके अंदर प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन यहां पर संदेश तो बिल्कुल क्लियर था ना कि टेरर को सपोर्ट करने वाले, टेरर कंट्री को सपोर्ट करने वाले, उनको भी भारत बख्शेगा नहीं, क्योंकि ये भारत पहले वाला तो नहीं है जो चुप बैठेगा। देखिए मैम, बिल्कुल ठीक बात कही है। यहाँ पे ये देखना होगा कि कोई भी सेना जो लड़ती है, कोई भी दुनिया की कोई भी सेना हो, वो लड़ने के लिए उसे हथियार, सामान और साथ में आर्थिक मदद चाहिए होती है। बिना पैसों के लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। अगर आप पाकिस्तानी सेना को भी देखेंगे तो 2018 में भारत ने सारे तरीके से जो इतने भी इनको प्रूफ्स देने थे वो FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को दिए थे, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी ये माना था कि पाकिस्तान, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, जैश हो या जमात उद दावा हो, इन सब की मदद कर रहा है, इनको टेरर फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर रहा है। उस समय 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था। और इन देखिए, आपको सांप को मारना होता है तो हर समय उसका फन को चलने के पहले भी कई सारी चीजें की जा सकती हैं। तो इसमें FATF के थ्रू इनको घेरने का जो भारत ने लामबंदी करी थी वो बहुत सफल रही थी, और इमरान खान को बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़े थे, पाकिस्तानी आर्मी को स्टेप्स लेने पड़े थे, जहां पे इनकी कई सारी जो NGOs थे उनकी फंडिंग को रोकने का काम किया गया। इनके जो क्रिमिनल्स थे, इनके जो आतंकवादी थे, उनको कोर्ट में पेश किया गया, लश्कर तैयबा और जैश को आउटलॉ किया गया। तो इस तरीके के एक्शंस हुए थे, और फिर 2022 में कहीं ना कहीं ये चूक हुई, ये उस ग्रे लिस्ट से बाहर आ गए। इन्होंने कई सारे एक्शंस लिए थे इस कारण से। पर अभी आपने देखा होगा IMF की तरफ से फिर से इनको फंडिंग मिली है, एक बड़ी फंडिंग मिल गई है, एक किश्त मिल गई है इनको, और उससे इन्होंने फिर से आतंकवादियों को जो मारे गए हैं वहां पे, जो आतंकी, उनके घर और परिवारों को मदद की है 1-1 करोड़ रुपए की। तो ये पैसा जो फ्लो हो रहा है इसको रोकना बहुत जरूरी है। देखिए, भारत ने 9 टारगेट्स को हिट किया था। जो टारगेट हिट करने थे वो लगभग 21 टारगेट थे। तो अभी भी आप जानते हैं कि कई सारे ऐसे आतंकवादी कैंप्स आज की डेट में भी ऑपरेट कर रहे हैं। फर्क इस बात का ये था कि जैसा कि एक को-पैनलिस्ट ने बोला कि न्यू नॉर्मल, एक नया भारत जो कि घर में घुस के मारने को तैयार है, वो आज खड़ा हो गया है पाकिस्तान के सामने। जब पहलगाम का हमला हुआ था तो पाकिस्तान ने सोचा नहीं था कि भारत अपना पूरा वेस्टर्न फ्रंट खोल देगा। इनको तो आदत थी ना कि कहीं हमने 50-100 लोगों को मारा, ब्लीडिंग इंडिया विद 1000 कट्स की जो इनकी पॉलिसी रही है कि छोटे छोटे हमले करो, भारत कुछ नहीं करता, और अगर थोड़ा मध्यम लेवल का हमला भी कर दो, 2008 का जैसे मुंबई हमला हुआ, तो भारत के जो फाइनेंशियल नर्व सेंटर है उसके ऊपर इन्होंने हमला किया। तब भी इनको ये आशा थी कि भाई भारत हमला नहीं करेगा, और उस तरीके की चीज हुई भी। पर जब आपने देखा कि 2025 में लगभग 26 लोगों को मार दिया गया, उसके बाद भारत ने जिस तरीके से इनके ऊपर हमला किया, इनके पूरे उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्रहार किया, और जब पाकिस्तानी सेना ने, उनकी सरपरस्त सरकार ने इनके जो टेररिस्ट थे उनकी मदद के लिए खड़ी हुई, उनके खिलाफ, भारत के खिलाफ हमला किया, तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया जो कि जबरदस्त तरीके से सक्सेसफुल रहा। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान लगातार एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चला रहा है अपने साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस के अंतर्गत, जिसमें वो चाहता है कि जो भारत की जीत हुई है उसको वो पाकिस्तान की जीत दिखाए अपने आवाम के सामने। और जो ये बुनियान वाला जो इनका ये पूरा ये चल रहा है ऑपरेशन, उसमें उन्होंने अपने जनरल मुनीर, जो कि एक बहुत ही हार्डकोर ऑफिसर रहे हैं, बहुत ही कट्टरपंथी अधिकारी हैं, उनकी अपनी पर्सनल राजनीति और पर्सनल राजनीतिक एम्बिशंस को बढ़ाने के लिए इन्होंने उनको फील्ड मार्शल घोषित कर दिया। शहबाज शरीफ की जो खुद की जो पोजीशन है वो बहुत स्टेबल तो है नहीं एज अ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, तो वो उनको ये जबरदस्ती दबाव में लेकर अपने आप को फील्ड मार्शल घोषित कराया है। और साथ में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं कल को तख्ता पलट की भी संभावनाएं बनेंगी। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप मारना चाहते हैं पाकिस्तानी टेररिस्ट कैंप्स को, तो पूरे के पूरे उन टेररिस्ट कैंप्स को तबाह करने की जरूरत है। अगर आपने 2-4 कैंप्स भी छोड़े तो वो कहीं ना कहीं वापस से रीग्रुप होने का उनके चांसेस हैं।
कल को अगर वापस से हमला होता है तो भारत अब न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा। भारत का न्यूक्लियर ट्रायड यानी कि थल से, जल से और नभ से मार करने की क्षमता पूरी तैयार है। भारत तैयार है हर तरीके से। और जब प्रधानमंत्री जी बैठते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ, अपने फॉरेन मिनिस्टर साहब के साथ और बाकी सारे सेना के चीफ्स के साथ, तो जितना भी न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सिटी है, जितनी भी न्यूक्लियर मैट्रिक्स की जो डिस्कशन है, वो सारे पूरे होते हैं। भारत तैयारी के साथ ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था और आगे भी, मैं फिर कह रहा हूं, आगे भी जब भी ये पाकिस्तान, क्योंकि सुधरेगा तो है नहीं, ये फिर से हमला करेगा, तो इनको पूरा का पूरा जवाब देने के लिए भारत सुदृढ़ है, सशक्त है। और हमारी जो आक्रामक कूटनीति है वो दुनिया भर को दिख रही है। ट्रंप के ये कह देने के बाद कि मैंने मध्यस्थता कर दी और आपको अब हमारी बात सुननी होगी क्योंकि ट्रेड को हमने बीच में ले आए थे। भारत ट्रेड या व्यापार से चलने वाला देश नहीं है। ये देखता है कि उसकी अस्मिता, उसकी अखंडता को किसी भी तरीके से उसके ऊपर कोई दाग ना लगे। और हमला किया भारत ने और जवाब दिया और आगे भी जवाब देगा। जी निश्चित तौर पर। जी सोडी जी, मैं आपसे यहाँ पर समझना चाहूंगी, हम बार बार ये मुद्दा उठाते तो हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट मिलता है। तमाम जो कुछ देश हैं, जैसे चीन की बात कर ली जाए, और फ्रंट में अभी तुर्की सामने आ चुका है, अजरबैजान सामने आ चुका है, लेकिन हम इसका जिक्र करते हैं, चर्चा करते हैं। यूएन जिसने अभी तक कोई टेररिज्म की परिभाषा नहीं दी है, गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म के फंडे में हम लोग पड़े रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान को सपोर्ट तो यहाँ पर मिलता है ना सर? शगुन जी, पाकिस्तान दुनिया का इकलौता देश है जिसे तीनों महाशक्तियों का समर्थन है, रूस, अमेरिका और चीन का। हमने देखा जब ऑपरेशन सिंदूर फुल फोर्स एंड फ्यूरी में चल रहा था, तब भी 9 मई को उसे आईएमएफ से $2.4 बिलियन का लोन मिल गया। और आईएमएफ में वही देश वोटिंग कर रहे थे जो 2 साल पहले भारत की G20 शिखर सम्मेलन में आए थे। यानी कि हमें ये चीज का एहसास होना चाहिए कि हम जितना भी बोल लें, दुनिया की पहली बात, तीनों महाशक्तियां पाकिस्तान के साथ हैं, वो तीनों नहीं होंगी। दूसरी चीज, आज पाकिस्तान ने जो एक नैरेटिव बनाया हुआ है कि वो आतंकवाद का पीड़ित है, ये वो जो ड्रामे करता है, उसका मुख्य कारण ये है कि जितनी इंटरनेशनल पब्लिकेशंस है, क्योंकि मैं काफी रिसर्च और पढ़ता हूं मैं, जितनी इंटरनेशनल पब्लिकेशन है, सारों ने इस ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का साथ दिया। क्यों दिया? क्योंकि ये इंटरनेशनल पब्लिकेशन में पाकिस्तानी नागरिक बैठे हैं पत्रकार बनके। तो पहली चीज तो ये बहुत जरूरी है कि हमें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी जीतनी होगी। भारत मूल के लोगों को ये अंतरराष्ट्रीय पब्लिकेशन में जाके नौकरी करनी चाहिए, वहां पत्रकार होना चाहिए, ताकि हम अपना नैरेटिव दुनिया को बताएं। अब पाकिस्तान के पत्रकार अपना नैरेटिव बता रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया पब्लिकेशन में। तीसरी चीज, शगुन जी देखिए, ये जो इसको फील्ड मार्शल बनाया असीम मुनीर को, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। स्ट्रैटेजी ये है कि 2035 में चीन और पाकिस्तान ने मिलकर भारत पे 2 फ्रंट वॉर करनी है। और असीम मुनीरा फील्ड मार्शल बन गया, अब वो 10 साल रिटायर नहीं होता, वो पाकिस्तान सेना का वो मुखिया रहेगा, वो सत्ता नहीं लेगा, क्योंकि सिविल सरकार को जिस दिन फौज ने वहां हटा दिया, उसे जितना भी लोन मिल रहा है सब बंद हो जाएगा। तो नाम पे एक मुखौटा बैठेगा प्रधानमंत्री पाकिस्तान का, लेकिन ताकत असीम मुनीर के पास होगी। और इसी साल 2 महीने पहले 17 मार्च को जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो कि भारतीय थल सेना के अध्यक्ष, उन्होंने बयान दिया, 2 फ्रंट वॉर भारत के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है, रियलिटी है, वास्तविकता है, अनकोट। जितनी टाइम लाइन्स हैं पब्लिक डोमेन में, वो 2035 पे पॉइंट कर रही हैं। और ये जो असीम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया है, ये चीन के क्योंकि चीन असीम मुनीर से खुश है, उसने बोला, और ये इनकी ये कम्युनिकेशन हुआ, इसको बनाया ताकि ये रिटायर ना हो। अन्यथा इसने रिटायर तो पिछले साल हो जाना था, लेकिन पिछले साल इसको 3 साल की एक्सटेंशन मिल गई, अब उसे 2 साल बाद होना था रिटायर। तो इसे फील्ड मार्शल बना के, क्योंकि फील्ड मार्शल कभी रिटायर नहीं होता, अभी अगले 10 साल तक पाकिस्तानी सेना का अध्यक्ष रहेगा। और चीन के साथ मिलकर जो 2 फ्रंट वॉर की बार बार चेतावनी हो रही है, बड़े बड़े सीनियर अफसर दे रहे हैं, वो आज से 1 दशक के बाद। ठीक है, यहाँ पर मैं रुक करूंगी। जनरल टीपे त्यागी जी, आपका जिस तरीके से, कर्नल जी, जिस तरीके से हम लोग बात करते हुए आए कि पाकिस्तान को हर ओर से घेर रखा है, चाहे हम बीएलए की यहाँ पर बात करें क्योंकि वो अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, बलूचिस्तान की बात करें, और क्या मैं यहाँ पे आपसे समझना चाहूंगी, क्या हम चूक चुके हैं जब पूरा लोहा गर्म है तो हम अपनी आर्टिलरी आर्मी को आगे बढ़ाते और पाकिस्तान को यहाँ पर बिल्कुल खत्म कर देते, या फिर क्योंकि यहाँ पर बीएलए भी सामने खुलकर कहता हुआ नजर आया है कि हम वेस्टर्न क्लॉक की तरफ से इंडियन विंग के तौर पर काम कर रहे हैं, तो क्या हम यहाँ पर चूक गए? मैं आपसे समझना चाहूंगी। जी,
ये तो नहीं कह सकते कि चूक गए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर खत्म तो हुआ नहीं है। ये तो कहा नहीं गया है कि इसकी डेडलाइन हो गई है या कोई एक्सपायरी डेट दे दी गई है, तो ये नहीं कह सकते कि चूक गए हैं, पर बेहतर होता कि कंटिन्यूटी में होता, क्योंकि बलूचिस्तान करीब करीब एरिया के हिसाब से पाकिस्तान का आधा है, और बलूचिस्तान के लोग जो हमारे टच में है वो हमसे कहते हैं कि क्या आवश्यकता है आपको पाकिस्तान से एयर स्पेस मांगने की, आप बलूचिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल कीजिए, हम और आप मिलके जो यहाँ के मिनरल्स हैं उनको निकालेंगे और म्यूचुअली एक दूसरे के साथ काम करेंगे, और हम कराची पोर्ट को साइड लाइन कर देंगे और हम अपना व्यापार बेसिकली चाबहार से करेंगे। तो बलूचिस्तान के लोग तो आज चिल्ला चिल्ला के ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान कम से कम हमें मॉरल सपोर्ट तो दे, दबी आवाज में यहाँ तक कह रहे हैं कि हमको 50,000 सिपाही दो या ना दो, सिर्फ कह तो दो कि हमने दिए, बाकी काम हम कर लेंगे। तो इनके बलूचिस्तान जो 80% में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अपना कब्जा कर चुकी है, अपनी खुदमुख्तारी का ऐलान कर चुकी है और पाकिस्तानियों को खदेड़ दिया है, और पाकिस्तान की सेनेट में ही उनके फजलुर रहमान ने ये कहा था कि बलूचिस्तान के लोग अपनी आजादी का ऐलान करेंगे, और जब वो ऐलान करेंगे तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन उसे तुरंत मान्यता भी दे देगा। अब ये स्थिति है, मिलिट्री स्ट्रेटेजी ये कहती है कि जब दुश्मन सबसे ज्यादा कमजोर हो तब सबसे ज्यादा ताकत उसके ऊपर लगा, चौकियां खाली करा ली गई है और उसने ऐलान कर दिया है मैं पाकिस्तान की संसद के ऊपर शरीयत का झंडा लहराऊंगा। और उधर अब अफगानिस्तान, यानी कि वो तालिबान कंपनसेशन जिसे अफगानिस्तान पाकिस्तान अपना दोस्त समझता था, वो आज कह रहा है कि हमारी जो नदियों का पानी है वो हमारा खून है और हम अपने खून को बेकार नहीं जाने देंगे, हम यहाँ डैम बनाएंगे और इस डैम के पानी को, जैसे इंडिया ने इंडस वाटर ट्रेटी की है, इंडस वाटर को ट्रेटी को रोका है या स्थगित किया है, ऐसे ही हम भी अपने पानी को पाकिस्तान को नहीं जाने देंगे। और उसका पश्तून का किस्सा, और प्लस पीओके यानी कि पीओके के लोग, और प्लस हो सकता है इस्लामिक स्टेट खुरासान भी हो, तो पाकिस्तान के खिलाफ एक वो टेरर भी है। और दूसरी बात भुखमरी, इकोनॉमी, अब इकोनॉमी के लिए बहुत सारे वो दिए जाते हैं कि इतने बिलियन डॉलर, 135 बिलियन डॉलर का उसके ऊपर लोन है और उसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व केवल 15 बिलियन डॉलर का है। ये सब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जब उसके 18 सिपाहियों को टीटीपी ने कत्ल कर दिया, उनके सर काट लिए, तो उसकी डेड बॉडीज को ले जाने के लिए उसके पास गाड़ियां नहीं थी, गधों पे लाद के ले गए थे। बस एक ये एग्जांपल काफी है ये देने के लिए कि ये इकोनॉमी की कंडीशन है। अब मुझे ये बताओ कि जब इतनी बुरी हालत है, ये जनरल कर्नल सोडी जो है बढ़िया बात बोलते हैं, अब बड़ा रिसर्च करते हैं, बहुत बढ़िया कहा इन्होंने कि हमें इंटरनेशनल पब्लिकेशन में अपने लोगों को भेजना चाहिए और वैसा हिसाब बनाना चाहिए। अच्छा, हिंदुस्तान की सरकार कर भी रही है। वर्ड ऑफ माउथ इज इम्पोर्टेंट देन समथिंग रिटन इन द बुक। अब तो वर्ड ऑफ माउथ के लिए हमने अपने डेलीगेशन सब कंट्रीज में भेज दिए हैं, लेकिन इस स्थिति में आ जाने के बाद भी अगर अब हम फर्दर थिंक करें कि भाई मदद, क्या वो मदद आगे रुक जाएगी, आप ये सोच के देखो। तो पहली बात, क्या अमेरिका पाकिस्तान का साथ छोड़ सकता है? तो ये क्वेश्चन ऐसा हो गया कि क्या अमेरिका इजराइल का साथ छोड़ सकता है? मिडिल ईस्ट के अंदर उन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में अपने प्रभाव को जमाने के लिए और उसे कायम रखने के लिए वो इजराइल के साथ हमेशा रहेगा। ऐसे ही उसको साउथ एशिया में और कहीं इस किस्म का मिलिट्री बेस नहीं मिलेगा जैसा ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से पाकिस्तान में है। तो वो दिखाने के लिए रेडिकल इस्लाम करे, फला इस्लाम करे, हिंदुस्तान के साथ कुछ चाहे जितनी दोस्ती करे, पाकिस्तान को नहीं छोड़ेगा। अब आई चाइना की बात। अब चाइना को जरा 2 पॉइंट से समझिए। जो चाइना मदद कर रहा है ये शॉर्ट टर्म पॉलिसी है, चाइना लॉन्ग टर्म में मदद नहीं करेगा। क्यों मदद नहीं करेगा आप समझिए, मैं फैक्ट बता रहा हूं आपको।
ऐसा नहीं है कि कई किताबों में लिखा है, लेकिन यू कैन कोलैबोरेट और डॉट्स को जोड़ो तो आप मेरे कंक्लूजन पे पहुंचोगे। जनाब पुतिन साहब चाइना जाते हैं, वहां पे जाके शी जिनपिंग से मिलते हैं, उसके बाद में वो दोनों की आयरन फ्रेंडशिप है। लेकिन निकलते टाइम जिस चीज पे साइन होती है वो क्या होती है कि टुडे वी आर एंटरिंग इनटू ए न्यू इरा ऑफ पार्टनरशिप, मींस ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अब वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की भागनी देखने को मिलती है कहां पे? कजान में, जब ब्रिक्स की मीटिंग होती है, और ब्रिक्स की मीटिंग में उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए रशिया और चाइना ये कहते हैं कि भाई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तो बन ही नहीं सकता जब तक उसमें इंडिया को शामिल ना किया जाए, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी। तो फिर दबाव बनाया जाता है चाइना के ऊपर। 24 घंटे पहले चाइना डेप्सोंग और डेमचौक का जो बाउंड्री डिस्प्यूट था, बॉर्डर डिस्प्यूट था, वो खत्म कर दिया जाता है। आप समझ रहे? और उसको तो भनक थी डोनाल्ड ट्रंप को, तो उसने कहा कि अगर हमारे डॉलर के खिलाफ कोई बात की तो मैं पूरे ब्रिक्स देशों के ऊपर टैरिफ बढ़ा दूंगा। खैर उसकी तो आदत है, वो कहता है कि भाई दो शब्द दुनिया में बहुत प्यारे हैं, एक तो लव और एक फेथ। बोले मेरे हिसाब से एक शब्द और है जो बहुत प्यारा है और वो है टैरिफ। खैर, तो चाइना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए, और अमेरिका उनका कॉमन दुश्मन है, बहुत मुमकिन है कि शॉर्ट टर्म में तो पाकिस्तान की मदद करे, लॉन्ग टर्म में मदद ना करे। दिस इज वन लाइटली अमेरिका करता ही रहेगा। जहां तक रशिया की बात है, रशिया नहीं बोला इसका यह मतलब नहीं है कि हिंदुस्तान के खिलाफ है। बहुत सारे देश हैं वो चुप रहे। अगर मान लीजिए आपके सामने कोई गरीब आदमी है और उसको कुछ मदद दी जा रही है, तो मैं उसमें जबरदस्ती क्यों कहूंगा कि भाई इसे मदद मत दो? वो तो उसको, एक गरीब आदमी को मदद दी जा रही थी ना, इसलिए देश चुप रहे। इस वजह से भी, और जैसे चौधरी साहब ने कहा वो भी सही है, इस वजह से भी कि हिंदुस्तान की बढ़ती हुई ताकत को देख के अब जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनको जलन होने लगी है। और अब तो उनको जलन ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद और ज्यादा बढ़ गई। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि आकाश तीर को निकल लाएंगे, किसी ने कल्पना नहीं की थी कि पिथौरा मिसाइल, समर मिसाइल, L-70, ZU-23, यानी कि वो हथियार जिनका कहीं जिक्र नहीं, एंटी एयरक्राफ्ट गन, जिनसे उनको मार दिया गया ड्रोन्स को, कि हिंदुस्तान ये सब काम भी कर लेगा। और प्लस जिस तरह का इंटीग्रेटेड डिफेंस, एयर डिफेंस, यानी कि लेह से लेके सरक्रीक तक पूरा 4 लेयर्स के अंदर, काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक, इस किस्म की इस चीज को देख के जो दूसरे किसी देश ने आज तक नहीं किया, 23 मिनट की एक्सरसाइज ये दुनिया के लिए एक केस स्टडी बन गई है। और ये एक के साथ युद्ध नहीं था, 3 देशों के साथ युद्ध था। इस वजह से जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं अब वो जलने लगी है हिंदुस्तान से कि हमारी डिफेंस इंडस्ट्री तो गई, हिंदुस्तान हमसे खरीदेगा नहीं, बल्कि हमें खुद खरीदना पड़ेगा। ब्रह्मोस खरीदने के लिए बहुत सारे देश लाइन में खड़े हैं, साहब हमको दे दीजिए, या हमारी आकाश मिसाइल हो या पिनाका लॉन्चर हो। ऐसे ही अमेरिका को भी ये जलन है कि चाइना मेरा प्रतिद्वंदी तो है, लेकिन जिस तरकीब से और जिस रेट से, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ नॉट वेलोसिटी बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मींस एक्सीलरेशन से हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, टुमारो ही विल बिकम ए डेंजर फॉर मी। तो इसलिए अमेरिका या जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो चुप रहे। इसका यह मतलब मत समझिए कि कोई दुश्मनी है हिंदुस्तान के साथ। नेवरदलेस, मैं सारी बातों को कहने के बाद एक बात ये कहूंगा कि जब लोहा गर्म हो उस पर चोट तब करनी चाहिए, दोबारा पता नहीं क्या होगा। ठीक है सूबेदार मेजर ऋषि दीक्षित जी, मैं सर आपका यहाँ पर रुक करूंगी। हम देखते आए हैं कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को सपोर्ट यहाँ पर किया है। हालांकि पाकिस्तान की हालत क्या है हम सभी जानते हैं। पाकिस्तान बैकहैंड से आतंकवादियों को सपोर्ट करता है, टेररिज्म को फंडिंग करता है, लेकिन भारत ने यहाँ पर ऐतराज उठाया। उसके बाद आईएमएफ ने कुछ शर्तें रख दी, लेकिन पाकिस्तान तो सर अभी से थर्रा रहा है ना उन शर्तों को पूरा करने के लिए। कैसे वो शर्तों के ऊपर अपने रिजल्ट पेश कर पाएगा, प्रूफ दे पाएगा, आखिरकार वो पैसा लेके जा रहा है। और एक और बात सर मैं यहाँ पे समझना चाहूंगी, क्रोनोलॉजिकली अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले आदमपुर एयरबेस गए थे, उसके बाद नाल एयरबेस गए। ये एयरबेस उन फहरिस्तों में शामिल है जिसके ऊपर पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने नेस्तनाबूद कर दिया इनको, इसके ऊपर हमला किया था। तो एक चीज मैं कहना चाहता हूं, बहुत अच्छी सी बात है, अक्सर कही जाती है कि नादान दोस्त से दानेदार दुश्मन 100 गुना अच्छा होता है।
तो सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान जो मोहरा है और जिसके लिए भारत ने उसके साथ जिस हादसे में पहुंचाया है, तो सबसे ज्यादा कष्ट जो है पाकिस्तान के बहाने से अमेरिका और चीन को हुआ है। आप मेरे कहने का तात्पर्य समझ गई होंगी। इसको हम कोरिलेट करेंगे आपके बाकी सारे क्वेश्चंस के साथ में। इन लोगों को अभी तक ये था कि जो कुछ हमने इसको कवच कुंडल दे रखे हैं वो अभेद्य हैं, और इस मौके में थे कि कहीं ऐसी घटना हो जाए तो इंडिया की पावर और तथा कथित पाकिस्तान के प्रॉक्सी के रूप में इनके खिलौने और इनके जो अस्त्र शस्त्र थे उनको किस तरह से ये देख रहे थे, क्या उससे अपेक्षा कर रहे थे, वो सब धूल धूसरित होकर के बिल्कुल चकनाचूर हो गई। तो पाकिस्तान जो है इन दोनों देशों की साथ में बेचारा तुर्की और फंसा बीच में, ऐसा हाल कर दिया है कि इनको जो है कहीं ठिकाना नहीं मिल रहा है, और जो किरकिरी वर्ल्ड फोरम पे हुई है उसका कोई जवाब नहीं है। ये मुंह छिपाते घूम रहे हैं, कोई इनके पास इसका मसला और कोई हल या कोई सफाई इनके पक्ष में या इनके फेवर में नहीं है। अब बात आती है कि ये इस तरह से क्यों हुआ कि चीन की मिसाइलें, चीन के ड्रोन और तुर्की के ड्रोन्स और सारे एयरक्राफ्ट जो रहे उनका हस्त हम लोगों ने क्या किया है जी। वो जग जाहिर हो गया है। ये इनके प्रोपोगंडा चले या इनके सारे चुने अपने जर्नलिस्ट पत्रकार सारे चैनल में भेज दें वर्ल्ड के, लेकिन आज जो है वर्ल्ड जो है उससे प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि आप सारी चीजें लाइव देख रहे होते हैं। सब चीजें आप कब तक प्रोपोगंडा करेंगे, कब तक दिखाएंगे? असलियत अब छुपाई नहीं जा सकती है। तो एक तो मैंने ये चीज कही। अब दूसरी बात आती है, ये जो IMF के द्वारा इसको लोन सैंक्शन किया गया, तो इस पे इंडिया का जो एतराज है, और इंडिया की तरफ से जो एज ए इंडिविजुअल मेरा जो कहना है, मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, ये कौन सी ऐसी फोरम है जहां ये वर्ल्ड पंचायत बैठी हुई, वहां कुछ हिसाब किताब नहीं मांगा जाता है कि भाई कभी भी लोन आते, सिंपल उदाहरण ले लीजिए, एक बैंक का आपको लोन तब जारी करता है जो आपके पहले क्लियरेंस कहीं देख लेता है। ये क्या तमाशा बना रखा है इन लोगों ने कि इतना सारा लोन दिवालियापन जाने के बाद भी उसको दोबारा से ऐसी परिस्थितियों, जबकि वो वार में है। अब समझिए इस चीज को कि किसकी चलती है, यहाँ पे वार में है, इंटेंस वार में है। वार नहीं कहेंगे, बट ऑपरेशन जो हमारा सिंदूर चला और उसके ऊपर चलाया गया, तो कहने का मतलब है क्या ये सही टाइम था उसको लोन देने के लिए, जबकि सारे सैंक्शन लगने चाहिए थे उसको। लेकिन इसके पीछे बात ये है कि जो वर्ल्ड का मार्केट है, ट्रेड है, वेपन्स का मार्केट है, यह बहुत बहुत एक मजेदार बात है जी। कि आपका जैसे बोलते हैं नंबर 1 का पैसा नंबर 2, नंबर 2 का नंबर 1, तो उसको जो पैसा इन्होंने दिया कि बड़ी माली हालत में चला गया, वहां के भुखमरी की कगार पर चला गया, वहां के सारे सिस्टम ध्वस्त हो गए हैं, मानवता के नाम पे ये सब सहायता दी जानी चाहिए, तो ये बात वो नहीं है। बात कुछ और थी यहाँ पे। बात ये हुई कि ये जो पैसा है और अभी तमाम सारे अस्त्र शस्त्र उनको बेचने हैं और इस पाकिस्तान को देने हैं, उनका यूज होना है, तो जब पैसा उसके पास नहीं, दिवालिया हो गया है, तो ये मार्केट चलेगा कहाँ से? तो जैसे तैसे करके एक अच्छा खासा जो वाजिब पॉइंट था हमारे पास में कि इस समय आप लोन नहीं दे सकते, पहले का लोन चुकता होना चाहिए, और जो बंदा टेररिस्ट घोषित होकर सारे देश उसको मान रहे हैं कि इसने गलत एक्शन किया है और जबरदस्ती इसने इंडिया के साथ में ये कृत्य किया है, तो ऐसे उस पर बगैर उसको दबाव डालेंगे आप उसको लोन सैंक्शन कर देते हैं। इन टर्न वहां पे आएगा, वो तमाम मदों में दिखाया जाएगा, और खर्चा किस उसमें होना है ये सबको जग जाहिर है, देने वालों को भी और लेने वालों को भी। एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज, थर्ड चीज आती है कि इस मौके पे जो सारे देश अपने मसल टेस्ट कर रहे थे, अपनी कैपेबिलिटी टेस्ट कर रहे थे इसको मोहरा बना करके, तो वो सबसे बड़ी बात है कि वो एक तरह से जब एक्सपोर्ट हो जाती है चीजें तो उस पर ज्यादा कोई दम रह नहीं जाता है। अब बात आती है कि भाई हमको ये अच्छा मौका है और हमको वहां पे ये कर देना, अरे भाई हम क्या कर लेते? ये तीनों चीजें अलग अलग होती हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी में आपकी विदेश नीति को उस हिसाब से चलना पड़ता है। अगर हम इस टाइम पे पीओके उपाय कर सकते थे, हम पूरे पाकिस्तान को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, हम ले सकते हैं। जब 22 मिनट में इतना सारा तमाशा कर सकते हैं तो वो घंटों की बात है। लेकिन आप उसके बाद सोचिए, उसके बाद करेंगे क्या? आप एक लाइबिलिटी लेकर बैठेंगे, आप उसको क्या करेंगे?
क्योंकि ये चीजें जो होती हैं सब अपने अपने देशों की। सूबेदार मेजर ऋषि दीक्षित जी, मैं सर आपका यहाँ पर रुक करूंगी। हम देखते आए हैं कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को सपोर्ट यहाँ पर किया है। हालांकि पाकिस्तान की हालत क्या है हम सभी जानते हैं। पाकिस्तान बैकहैंड से आतंकवादियों को सपोर्ट करता है, टेररिज्म को फंडिंग करता है। लेकिन भारत ने यहाँ पर ऐतराज उठाया, उसके बाद आईएमएफ ने कुछ शर्तें रख दी। लेकिन पाकिस्तान तो सर अभी से थर्रा रहा है ना उन शर्तों को पूरा करने के लिए। कैसे वो शर्तों के ऊपर अपने रिजल्ट पेश कर पाएगा, प्रूफ दे पाएगा, आखिरकार वो पैसा लेके जा रहा है। और एक और बात सर मैं यहाँ पे समझना चाहूंगी, क्रोनोलॉजिकली अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले आदमपुर एयरबेस गए थे, उसके बाद नाल एयरबेस गए। ये एयरबेस उन फहरिस्तों में शामिल है जिसके ऊपर पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने नेस्तनाबूद कर दिया इनको, इसके ऊपर हमला किया था। तो एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छी सी बात है, अक्सर कही जाती है कि नादान दोस्त से दानेदार दुश्मन 100 गुना अच्छा होता है। तो सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान जो मोहरा है और जिसके लिए भारत ने उसके साथ जिस हादसे में पहुंचाया है, तो सबसे ज्यादा कष्ट जो है पाकिस्तान के बहाने से अमेरिका और चीन को हुआ है। आप मेरे कहने के तात्पर्य समझ गई होंगी। इसको हम कोरिलेट करेंगे आपके बाकी सारे क्वेश्चंस के साथ में। इन लोगों को अभी तक ये था कि जो कुछ हमने इसको कवच कुंडल दे रखे हैं वो अभेद्य हैं, और इस मौके में थे कि कहीं ऐसी घटना हो जाए तो इंडिया की पावर और तथाकथित पाकिस्तान के प्रॉक्सी के रूप में इनके खिलौने और इनके जो अस्त्र शस्त्र थे उनको किस तरह से ये देख रहे थे, क्या उससे अपेक्षा कर रहे थे, वो सब धूल धूसरित होकर के बिल्कुल चकनाचूर हो गई। तो पाकिस्तान जो है इन दोनों देशों की साथ में बेचारा और तुर्की और फंसा बीच में, ऐसा हाल कर दिया है कि इनको जो है कहीं ठिकाना नहीं मिल रहा है, और जो किरकिरी वर्ल्ड फोरम पे हुई है उसका कोई जवाब नहीं है। ये मुंह छिपाते घूम रहे हैं, कोई इनके पास इसका मसला और कोई हल या कोई सफाई इनके पक्ष में या इनके फेवर में नहीं है। अब बात आती है कि ये इस तरह से क्यों हुआ कि चीन की मिसाइलें, चीन के ड्रोन और तुर्की के ड्रोन्स और सारे एयरक्राफ्ट जो रहे उनका हश्र हम लोगों ने क्या किया है जी। वो जग जाहिर हो गया है। ये इनके प्रोपोगंडा चले या इनके सारे चुने अपने जर्नलिस्ट पत्रकार सारे चैनल में भेज दें वर्ल्ड के, लेकिन आज जो है वर्ल्ड जो है उससे प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि आप सारी चीजें लाइव देख रहे होते हैं। सब चीजें आप कब तक प्रोपेगेंडा करेंगे, कब तक दिखाएंगे? असलियत अब छुपाई नहीं जा सकती है। तो एक तो मैंने ये चीज कही। अब दूसरी बात आती है, ये जो आईएमएफ के द्वारा इसको लोन सैंक्शन किया गया, तो इस पे इंडिया का जो एतराज है, और इंडिया की तरफ से जो एज ए इंडिविजुअल मेरा जो कहना है, मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, ये कौन सी ऐसी फोरम है जहां ये वर्ल्ड पंचायत बैठी हुई, वहां कुछ हिसाब किताब नहीं मांगा जाता है कि भाई कभी भी लोन आते। सिंपल उदाहरण ले लीजिए, एक बैंक का आपको लोन तब जारी करता है जो आपके पहले क्लियरेंस कहीं देख लेता है। ये क्या तमाशा बना रखा है इन लोगों ने कि इतना सारा लोन दिवालियापन जाने के बाद भी उसको दोबारा से ऐसी परिस्थितियों, जबकि वो वार में है। आप समझिए इस चीज को कि किसकी चलती है यहाँ पे, वार में है, इंटेंस वार में है। वार नहीं कहेंगे, बट ऑपरेशन जो हमारा सिंदूर चला और उसके ऊपर चलाया गया, तो कहने का मतलब है क्या ये सही टाइम था उसको लोन देने के लिए, जबकि सारे सैंक्शन करने चाहिए थे उसको। लेकिन इसके पीछे बात ये है कि जो वर्ल्ड का मार्केट है, ट्रेड है, वेपन्स का मार्केट है, यह बहुत एक मजेदार बात है जी। कि आपका जैसे बोलते हैं नंबर 1 का पैसा नंबर 2, नंबर 2 का नंबर 1, तो उसको जो पैसा इन्होंने दिया कि बड़ी माली हालत में चला गया, वहां के भुखमरी की कगार पर चला गया, वहां के सारे सिस्टम ध्वस्त हो गए हैं, मानवता के नाम पे ये सब सहायता दी जानी चाहिए, तो ये बात वो नहीं है। बात कुछ और थी यहाँ पे। बात ये हुई कि ये जो पैसा है और अभी तमाम सारे अस्त्र शस्त्र उनको बेचने हैं और इस पाकिस्तान को देने हैं, उनका यूज होना है, तो जब पैसा उसके पास नहीं दिवालिया हो गया है, तो ये मार्केट चलेगा कहाँ से? तो जैसे तैसे करके एक अच्छा खासा जो वाजिब पॉइंट था हमारे पास में कि इस समय आप लोन नहीं दे सकते, पहले का लोन चुकता होना चाहिए, और जो बंदा टेररिस्ट घोषित होकर सारे देश उसको मान रहे हैं कि इसने गलत एक्शन किया है और जबरदस्ती इसने इंडिया के साथ में ये कृत्य किया है, तो ऐसे उस पर बगैर उसको दबाव डाले हुए आप उसको लोन सैंक्शन कर देते हैं। इन टर्न वहां पे आएगा, वो तमाम मदों में दिखाया जाएगा, और खर्चा किस उसमें होना है ये सबको जग जाहिर है, देने वालों को भी और लेने वालों को भी। एक तो ये बात हो गई।
दूसरी चीज, थर्ड चीज आती है कि इस मौके पे जो सारे देश अपने मसल टेस्ट कर रहे थे, अपनी कैपेबिलिटी टेस्ट कर रहे थे इसको मोहरा बना करके, तो वो सबसे बड़ी बात है कि वो एक तरह से जब एक्सपोर्ट हो जाती है चीजें तो उस पर ज्यादा कोई दम ला नहीं जाता है। अब बात आती है कि भाई हमको ये अच्छा मौका है और हमको वहां पे ये कर देना, अरे भाई हम क्या कर लेते। ये तीनों चीजें अलग अलग होती हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी में आपकी विदेश नीति को उस हिसाब से चलना पड़ता है। अगर हम इस टाइम पे पीओके ऑक्युपाई कर सकते हैं, कर सकते थे। हम पूरे पाकिस्तान को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, हम ले सकते हैं। जब 22 मिनट में इतना सारा तमाशा कर सकते हैं तो वो घंटों की बात है। लेकिन आप उसके बाद सोचिए, उसके बाद करेंगे क्या? आप एक लाइबिलिटी लेकर बैठेंगे, आप उसको क्या करेंगे? क्योंकि ये चीजें जो होती हैं सब अपने अपने देशों की। मेजर विराट मिश्रा जी, मैं आपका यहाँ पर से रुक करूंगी। टिट फॉर टैट का सर ने जिक्र किया, लेकिन अभी जो भारत है वो टिट फॉर टैट से ज्यादा का करता है। ये सिर्फ टक्कर मुकाबला नहीं करता है, वो उससे ज्यादा ही करता है, क्योंकि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ये पॉलिसी भारत की हमेशा से क्लियर रही है। लेकिन जैसा कि विक्ट्री परेड हमने देखा कि पाकिस्तान में निकाली गई, जगह जगह पे विक्ट्री परेड निकाली गई, सर ने भी उसका जिक्र किया कि जब जान बची तो लाखों पाए। क्या उसको इसी तरीके से देखा जाए? क्योंकि भारत में जो राजनीतिक बयानबाजी हुई है उसको मैं परे रखूं यहाँ पर, लेकिन पाकिस्तान ने सैन्य शक्ति तो भारत की देख ली ना सर। उनको ये तो पता लग गया कि अगर भारत अपनी पूरी सैन्य क्षमता के साथ पाकिस्तान पर अगर धावा बोल देगा तो पाकिस्तान तो बचेगा नहीं, और इसलिए वो विक्ट्री परेड निकाल रहे थे वहां पर। देखिए शगुन जी, इसमें थोड़ा सा मत मेरा भिन्न है। मैं ये कहना चाहता हूं कि चाइना कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत बड़ा गेम खेल रहा है और पाकिस्तान को आगे करके भारत को वो क्लब कर देना चाहता है। चाइना चाहता है कि भारत और पाकिस्तान एक नजर से देखे जाएं दुनिया में। भारत को जो कंपटीशन है वो चाइना से है। हमारे पास यहाँ पर समय की कमी है, मैं आपसे यहाँ पर अनुरोध करूंगी थोड़ा कम शब्दों के अंदर अपनी पूरी बात कर ले। जी, मेरा ये कहना है कि भारत ने ये दिखा दिया है कि हमारी सैन्य शक्ति पाकिस्तान की सैन्य शक्ति से ज्यादा बड़ी, ज्यादा सशक्त है। और इसी को देखते हुए पाकिस्तान को भी ये समझ में आ गया है कि ये भारत से ऐसे जीत नहीं सकते। इन्होंने हमारे डीजीएमओ को फोन करके ये कह दिया था कि भाई आप हमारा ये सीज फायर करवा दीजिए, इस तरीके से हम नहीं लड़ना चाहते, आगे नहीं जाना चाहते। पर मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के थ्रू अपनी आवाम को ये दिखाना चाहते हैं कि ये जीत गए। उसी का हिस्सा है ये विक्ट्री परेड, उसी का हिस्सा है जनरल मुनीर का फील्ड मार्शल पे अपग्रेड होना, और उसी का हिस्सा है ये बाकी सारा जितना भी चल रहा है ट्विटर और इंस्टाग्राम पे कि हम जीत गए। पाकिस्तान जीता नहीं है, पर अपने आवाम के सामने वो एक नकली ढोंग पीटना चाहती है उनकी सेना, और इतनी सी ही बात कहूंगा मैं। ठीक है जी सोडी जी, मैं आपसे फाइनल कमेंट एक लेना चाहूंगी, 30 सेकेंड है सर। इसका असर तो बांग्लादेश के ऊपर भी होगा ना? कड़ा संदेश तो बांग्लादेश को भी मिल चुका है। देखिए शकुन जी, अभी कुछ दिन पहले खबर है कि बांग्लादेश में लंबोरी घाट में एक वायु सैनिक अड्डा चीन और पाकिस्तान मिलकर बना रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत की बहुत बड़ी सैनिक जीत हुई ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन हमें याद रखना चाहिए, हमने इसी पाकिस्तान को 4 युद्धों में हराया, उसके 2 टुकड़े किए हैं। हमारे लिए पाकिस्तान कोई मुकाबला नहीं है। हम जो भी हमने सबक सीख लिए ऑपरेशन सिंदूर में, हमें उस पर बिल्ड करना चाहिए, क्योंकि अगला जो बड़ा सैनिक युद्ध होगा वो 2 फ्रंट वॉर होगी चीन पाकिस्तान के साथ, जो 2035 में, जिसमें बांग्लादेश भी मदद करेगा, मालदीव भी, श्रीलंका भी। हमारे पास 1 दशक का समय है, अन्यथा हम फिर 2035 में आपके शो पे, आपके चैनल पे सारे पैनलिस्ट से 2035 की 2 फ्रंट वॉर डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है सर, आप चारों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्लियर संदेश दे दिया है कि अगर भारत को छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, और उसके साथ ही 2 टूक संदेश इनडायरेक्टली भी और डायरेक्टली भी मिल चुका है। फिलहाल बड़ी बहस में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।